तो गुजरात चुनाव बीत चुका है जिसमें भाजपा की चुनावी जीत हुई है तो राहुल गांधी के राजनीतिक संघर्ष की भी। लेकिन सवाल है कि इन चुनाव में हारा कौन। निर्दलियों को छोड़ दें तो नोटा को तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वोट मिले। नोटा के तहत सबसे ज्यादा वोट के मामले में बिहार के बाद अब गुजरात दूसरे नंबर पर है। नोटा यानी ऐसा वोट जिसमें किसी नेता को चुना नहीं जाता बल्कि नेताओं को लेकर अपनी नाराजगी जताई जाती है। वैसे नोटा लागू होने के बाद देश में 22 चुनाव बीत चुके हैं और आंकड़े बताते हैं कि नोटा के तहत करीब 25% वोट डाला जा चुका है। यानी वोट डालने वाला हर चौथा नागरिक अपने उम्मीदवार से खुश नहीं। ये बीते सिर्फ 3 से 4 साल की तस्वीर है। राजनीतिक हालात यही रहे तो जरा सोचिए अगले 10 साल बाद हालात क्या होंगे। तो नोटा के संदर्भ में गुजरात से क्या वाकई राजनीतिक दलों ने कोई सबक लिया है? क्या वाकई चुनावी सुधार का सबसे बड़ा हथियार है नोटा? क्या जनता की नाराजगी की झलक है नोटा? नोटा को और मजबूत करने की जरूरत है या नहीं है? तो तैयार कौन है? क्या वक्त आ चुका है कि अब राइट टू रिकॉल पर भी बात हो? ऐसे ही बुनियादी सवालों को समझने की कोशिश आज इंडिया बोले। और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ टीएस कृष्णमूर्ति साहब हैं, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं हमारे देश के। हमारे साथ राजीव जेटली साहब हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। साथ ही साथ यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी मौजूद हैं। हमारे साथ लक्ष्मी श्रीराम जी हैं, आप सदस्य हैं एडीआर के। एडीआर वो संस्था है जो लगातार चुनाव सुधार पर काम करती रही है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक मनिंदर ठाकुर जी। और आप तमाम खास मेहमानों से सवाल करने के लिए देश की युवा पीढ़ी भी साथ में मौजूद है। लेकिन सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले इसी मुद्दे से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। नए साल का आगाज हो चुका है। क्या इस साल सरकार की तरफ से चुनाव सुधार की दिशा में कदम उठाए जाएंगे? साल के पहले दिन हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि पूरे देश में नोटा पर बहस हो रही है। कोई उम्मीदवार ही पसंद नहीं है। मैं किसी को वोट नहीं दे सकता। अगर वोटर के मन में ये सवाल गूंज रहे हैं तो ही वो नोटा का विकल्प चुनता है। गुजरात चुनाव में नोटा को मिले वोट चर्चा के केंद्र में है। गुजरात में नोटा को 5 लाख से ज्यादा वोट मिले। जाहिर है ये प्रतीक है वोटर में छिपे आक्रोश का, उनकी निराशा का। नोटा के ज्यादा इस्तेमाल के क्या मायने हैं? क्या ये पॉलिटिकल सिस्टम पर सवाल है? क्या जनता की नाराजगी की झलक है नोटा? क्या नोटा से सबक लेंगे राजनीतिक दल? क्या वक्त आ चुका है कि राइट टू रिकॉल पर भी बात हो? इन सवालों पर बहस सालों से हो रही है, लेकिन क्या चुनाव सुधार की दिशा में कदम उठाए जाएंगे? टीम न्यूज़ नेशन। और पहला सवाल राजीव जेटली साहब आपसे। गुजरात चुनाव में जिस तरीके की नोटा की तस्वीर सामने उभर कर आई है, क्या आप ईमानदारी से स्वीकारते हैं कि ये गुजरात की जनता की नाराजगी है जो नोटा के जरिए दिखी है? गुजरात की जनता की नाराजगी मैं एक संदर्भ में मान भी सकता हूं कि है, क्योंकि गुजरात जहां पर कोई भी समीकरण बनता था या कोई भी राजनीतिक चेंजेस आते थे तो वो केवल गुजरात के अंदर विकास को लेकर के आते थे। विकास की मांग करी जाती थी, उस मांग को पूरा भी किया जाता था। पहला चुनाव गुजरात की जनता ने देखा जिसमें बहुत ही डिफरेंट तरीके से गुजरात के अंदर कैंपेन किया गया। विकास को पागल बताया गया, गुजरातियों को तोड़ने की कोशिश की गई और कुछ ऐसे भी समाज से लोग आए होंगे वहाँ पर जिनके समाज को गुमराह करके ये बताया गया होगा कि हमारी मांग पूरी कर दी जाएगी। हो सकता है उस समाज के लोग, लेकिन जेटली साहब जो आपका तर्क है दरअसल में उसके जरिए सिर्फ आप विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं नोटा की इस तस्वीर को लेकर। क्यों नहीं आप ईमानदारी से स्वीकारते कि हाँ गलतियां हमसे भी रही, उम्मीदवारों के चयन को लेकर सरकार के कामकाज में हो सकता है गलतियां रही और जिसके चलते तमाम मतदाताओं ने एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर नोटा का बटन दबाया? मैं आपसे यही एक आग्रह करना चाहता हूं कि गुजरात के अंदर पहले भी चुनाव हुए हैं। गुजरात में जब भी चुनाव हुए हैं गुजरात की जनता ने, युवाओं ने पूरा उसमें प्रोत्साहन दिखाया है, पूरे कंट्रीब्यूशन किया है और अपना मैंडेट दिया है। पहली बार इस चुनावों के अंदर जिस तरीके से बरगलाने की राजनीति की गई थी उसके चलते हो सकता है कि कुछ लोग नहीं चाहते होंगे कि वो अपना मैंडेट उस राजनीतिक पार्टी को दे जिसने वहां पर गुमराह करने की कोशिश की, या वो किसी ऐसे समाज से जुड़े हुए होंगे जो साम्राज्य किसी वजहों से, किसी नेतृत्व की वजह से गुमराह हुआ। आपसे समझने की कोशिश करूंगा, आपकी इस बात को स्वीकार करता हूं, नोटा जो भी वजह रही हो। कई देशों में इस तरीके की व्यवस्था पहले से मौजूद है।
हमारे पास बिहार का उदाहरण है जहां सबसे ज्यादा नोटा का इस्तेमाल हुआ, इसके बाद गुजरात का ताजा उदाहरण है। किस तरीके से आप देखते हैं नोटा के विकल्प को, नोटा की ताकत को? मैं बहुत खुश हूँ कि ये नोटा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और सब जगह में नोटा को वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज, दे आर नॉट पुटिंग अप गुड कैंडिडेट्स। सो आई एम हैप्पी दैट दिस इज़ बिकमिंग पॉपुलर। इसको इस्तेमाल करना चाहिए और इसको थोड़ा एडवांस भी करना चाहिए। अगर सर्टन परसेंटेज नोटा वोट्स मिलेगा तो इलेक्शन को काउंटरमैंड करके दूसरा दफ़ा करना पड़ेगा, क्योंकि सम कंट्रीज देयर इज़ अ सिस्टम दैट इफ यू गॉट more than 33% of nota votes, then you can have a second round of the election, because the political parties अच्छा कैंडिडेट्स पुट अप नहीं करते हैं, इसीलिए जनता को गुस्सा होते हैं और ये नोटा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच उर्मिलेश जी और मजबूत करना है। बिल्कुल, मैं आऊंगा उस पहलू पर सर और आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि नोटा को और कैसे मजबूत किया जा सकता है। लेकिन उर्मिलेश जी, नोटा का इतनी बड़ी संख्या में इस्तेमाल क्या मौजूदा सरकार की एंटी इनकम्बेंसी की झलक कहा जा सकता है? देखिए, इसके कारण केवल एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो सकती, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक कारण तो कृष्णमूर्ति साहब ने गिनाया कि उम्मीदवारों के प्रति जो मतदाता हैं उनकी नापसंदगी, कि कोई भी उम्मीदवार किसी भी पार्टी का, इट्स नॉट दैट एंटी इनकम्बेंसी सत्ता से, आई मीन किसी भी पार्टी के उम्मीदवार में उनकी आस्था नहीं है, कोई भी उनको पसंद नहीं है, लिहाजा उन्होंने सोचा कि नोटा में जाएं। तो एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है, जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अपने देश में मैच्योर डेमोक्रेसी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी हो चुका है, लेकिन मेरे जैसा आदमी नहीं मानता। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी अपने समाज में हैं जो गलती से कोई बटन ऐसा दबा देते हैं जो उनकी पार्टी जिस उम्मीदवार को देना चाहते हैं वहां न दबकर नोटा पर दब गया। ऐसा भी होता है। लेकिन मनिंदर ठाकुर जी, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर गुजरात के विधानसभा चुनाव में नोटा को आप कैसे देखते हैं? 15 सीट ऐसी हैं जहां हार और जीत का अंतर 2000 से कम वोट का था, यानी अगर उम्मीदवार बेहतर होता या नोटा का इस्तेमाल ना होता तो कोई भी पार्टी की सीटों की संख्या बढ़ सकती थी। आप मानते हैं कि नोटा ने अहम भूमिका निभाई है इन नतीजों में? मुझे लगता है कि नोटा ने अहम भूमिका निभाई है और दो महत्वपूर्ण बातें इसमें हैं। पहली बात यह है कि निश्चित रूप से जो सत्ताधारी पार्टी है, लोग उससे नाराज़ हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस दूसरी पार्टी पर भी नहीं हो पाया है। या तो ऐसा भी हो सकता है जिन्हें ये नहीं पता था कि दूसरी पार्टी इतना बेहतर कर लेगी, वो वोट उधर शिफ्ट हो सकता था। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, किसी नतीजे पे सीधे सीधे पहुंचना बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन अगर नोटा ना होता तो पूरा जो अंकगणित है राजनीतिक दलों का वो बिल्कुल अलग होता, ये आप मानते हैं? कहना कठिन है, लेकिन हो भी सकता था, क्योंकि मुझे लगता है कि सत्ताधारी पार्टी से नाराज होकर लोगों ने नोटा डाला है तो वो वोट दूसरी तरफ जा सकता था। लेकिन आप कह रहे हैं कि नोटा के पीछे एक वजह एंटी इनकम्बेंसी भी है? मुझे लगता है कि ऐसा है। लेकिन अनुराग, इसमें जो आंकड़ा है गुजरात का कि 29 क्षेत्रों में जितना नोटा को वोट मिला है, नोटा के पक्ष में जितने लोग गए हैं, उसमें जो मार्जिन है जीत हार का, उसमें बीजेपी 15 सीटें हारी है और कांग्रेस 14 सीट, 13+1, यानी एक निर्दलीय है जो उनके द्वारा समर्थित है। तो कहने का ये मतलब है कि दोनों पार्टियों का जो फर्क है वो इतना बड़ा नहीं है कि उसमें बीजेपी को बहुत बड़ा घाटा हो जाता या बहुत बड़ा फायदा हो जाता। यही स्थिति होती तो ये कहना बहुत कठिन है कि वो वोट किसकी तरफ जाने वाले थे। ये तो आप कह सकते हैं ना कि देखिए 99 पर ना अटकती बीजेपी, अगर नोटा ना होता हो सकता है 115 पर पहुंच जाती। ये भी हो सकता है कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा मिल जाता, कांग्रेस 22 साल बाद सत्ता पर काबिज हो जाती। एग्जैक्टली, ये दोनों चीजें हो सकती, दोनों पॉसिबिलिटी, अगर नोटा ना होता तो। लेकिन इन सब के बीच एक और महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है कि भारत में एक परंपरा रही है इस तरह के सोचने की भी कि नॉन पार्टी डेमोक्रेसी हो। ये पार्टियों के खिलाफ भी लोगों का जो एक मन बन रहा है धीरे धीरे, क्योंकि पार्टियों के बारे में लोग ज़्यादातर ये सोचने लगे हैं कि सारी पार्टियां एक तरह से आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की हो गई हैं और ये पार्टियां कॉर्पोरेट के लिए काम करती हैं, इनके अंदर इनर डेमोक्रेसी ख़त्म हो गया है। इसीलिए नॉन पार्टी डेमोक्रेसी, जिसके बारे में गांधी बहुत कहा करते थे, जयप्रकाश नारायण बहुत कहा करते थे, हो सकता है कि ये भी विचार धीरे धीरे लोगों के मन में जमने लगा हो। अभी आकर इवन अन्ना हजारे गए थे इलेक्शन कमीशन में कहने के लिए कि पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्सा नहीं है। हमारे साथ लक्ष्मी श्रीराम है। लक्ष्मी जी, आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे, एडीआर चुनाव से पहले रेड कॉन्स्टिट्यूएंसी कुछ जैसा तैयार करती है, उसका मतलब क्या होता है? और गुजरात में वो जो आप रेड अलर्ट जारी करते हैं वो किस तरीके का था?
रेड अलर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पर 3 या उससे ज़्यादा उम्मीदवारों के ऊपर कोई भी क्रिमिनल केसेस हो। तो इस बार ही हमने देखा है कि गुजरात के दोनों फेसेस मिला के 182 कॉन्स्टिट्यूंसीज में से 35 कॉन्स्टिट्यूंसीज रेड अलर्ट कॉन्स्टिट्यूंसीज थे। ये 2012 के हिसाब से आप कंपेयर करेंगे तो पहले 25 ही थे रेड अलर्ट, अभी 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज बढ़ के 35 कॉन्स्टिट्यूंसीज रेड अलर्ट है, जिसपे हर वो कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 या उससे ज़्यादा उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केसेस हो, जो सीरियस भी हो सकता है जैसे मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप या अदर काइंड्स ऑफ क्रिमिनल केसेस भी हो सकता है। तो यही है। बिल्कुल। और क्या ये स्थिति सिर्फ गुजरात में रही है या इससे पहले जहां जहां नोटा का इस्तेमाल हुआ है उन राज्यों में भी इस तरीके की रेड अलर्ट कॉन्स्टिट्यूंसीज ज़्यादा थी? जैसे ये गुजरात में कुल मिला के हमारा रेड अलर्ट कॉन्स्टिट्यूंसीज 19% था फर्स्ट फेज इन 1 and 2। तो जैसे आप इसके पहले बिहार का एग्जाम्पल लिया था जहाँ पर नोटा का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, 9.5 लाख वोट नोटा पर गई थी। तो उस टाइम पे बिहार में टोटल 243 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 181%, 196 कॉन्स्टिट्यूएंसीज रेड अलर्ट थे। उसका मतलब 81% कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 3 या उससे ज़्यादा क्रिमिनल केसेस के साथ उम्मीदवार खड़े थे। तो इट कुड बी दैट नोटा। कृष्णमूर्ति साहब, आप एडीआर से जो लक्ष्मी श्रीराम का तर्क है वो कह रही हैं कि देखिए हम रेड अलर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी बताते हैं कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पर जो तमाम उम्मीदवार हैं 3 या उससे ज़्यादा उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। आपको लगता है ये एक बड़ी समस्या होती है जिसके चलते जो नागरिक है वो नोटा का इस्तेमाल करता है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं होता, सब लगभग एक से होते हैं? जरूर हो सकता है, क्योंकि नोटा का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम कोई एक उम्मीदवार हमारे पसंद नहीं है तो अच्छा उम्मीदवार चाहिए। तो नोटा पर्पस है यही। हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जब गया था ये इशू, यही कारण दिया था कि नोटा इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि मैसेज पॉलिटिकल पार्टीज को देना है कि अच्छा उम्मीदवार कंटेस्ट करना चाहिए। तो मैं पूरी सहमत हूँ कि एडीआर का एनालिसिस ठीक है। अगर क्रिमिनल कैंडिडेट है तो वोटर्स मे नॉट गिव द वोट टू द कैंडिडेट्स, दे विल गिव इट टू द नोटा। एंड दूसरा बात है जी कि गलत से ये बटन इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं हो सकता है। मेरे ख्याल में अभी मतदाताओं को सबको मालूम है कि कौन सा बटन कैसा प्रेस करना है, सब मालूम है। ये गलत से नहीं हो सकता, मे बी हार्डली 0.5% ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच इसको थोड़ा मजबूत करना है। मैं दूसरा मीटिंग के लिए जाना है इसलिए जा रहा हूँ, लेकिन इसको थोड़ा मजबूत करना है और राइट टू रिकॉल भी आप कंसीडर करना चाहिए। मैं राइट टू रिकॉल को भी आपसे समझने की कोशिश करूंगा कार्यक्रम के अगले दौर में, लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। ये सवाल हो सकता है कि देखिए हमें लगता है कि हमारे क्षेत्र में जो तमाम कैंडिडेट्स हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, वो नेता बनने के लायक नहीं हैं। तो एक ऑप्शन बेहतर तो ये भी है ना कि हम घर से बाहर ही ना निकलें, हम वोट डालने ही ना जाएं। ऐसे में नोटा के लिए घंटों लाइन में लगकर वोट की ताकत का इस्तेमाल करना, इसका मतलब क्या है आपके हिसाब से? देखिए, ये मैंने बताया कि मैसेज दे रहे हैं पार्टीज़ के लिए अच्छा उम्मीदवार स्टैंड करना है। दूसरा बात है, अगर ये वोट नहीं करते हैं तो इसको दूसरा कोई इस्तेमाल कर सकते हैं, बोगस वोटिंग हो सकता है। इसीलिए उनका वोट को वैल्यूबल सोच के वो आ रहे हैं पोलिंग बूथ को जी। तो इसीलिए ये भी कारण हो सकता है कि हमारा वोट दूसरा छीनना नहीं चाहिए, हम वोट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, लेकिन जो लोग नोटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, घंटों लाइन में लग रहे हैं, जा रहे हैं वोट डालने और उसके बाद नोटा का बटन दबा कर आ रहे हैं, उर्मिलेश जी, क्या आपको लगता है कि वो एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं? उनको नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूं कि तारीफ करना चाहिए, तारीफ करना चाहिए उनको जी। उर्मिलेश, हाँ, नहीं, मैं भी मानता हूं कि जो लोग नोटा का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें बड़ा हिस्सा मैं कह रहा हूं, सारा नहीं, उनमें बड़ा हिस्सा कॉन्शियस वोटर्स का होता है। राजीव जेटली साहब, जरा बताइएगा। देखिए, अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश के जो चुनाव हैं वो हो चुके हैं, नतीजे आपके पक्ष में आ चुके हैं, लेकिन जिस विकल्पहीनता की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिस रेड अलर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, क्या आपने ईमानदारी से उम्मीदवारों को ज़मीन पर उतारा? जरा आप आंकड़े देखिए, जो अभी आपने गुजरात विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारे थे उसमें कांग्रेस के 56 थे, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से भी लगभग 46 ऐसे उम्मीदवार थे जिनके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे थे। आप ऑप्शन क्या दे रहे हैं मतदाता को साहब? ना आप ना कांग्रेस। देखिए, मैं इस बात से थोड़ा सा आपसे सहमत हूं कि आज देश की जनता जो मांगती है वो चाहती है कि साफ छवि के लोग हमारे बीच में हों,
और कई बार कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं, उनके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं कि उनके ऊपर किस तरीके के केस चल रहे हैं और क्यों चल रहे हैं, क्या षड्यंत्र रहा था और था या नहीं था, बहुत सारी बातें इसके पीछे हैं। ये कहकर आप कांग्रेस के भी उन माननीयों को हरी झंडी दे रहे हैं एक तरीके से राजीव जेटली साहब। ये ऐसा मुद्दा है जिसमें सत्ता और प्रतिपक्ष का अंतर खत्म हो जाता है। मैं केवल ये, मैंने आपसे जो पहले बात कही कि देश की जनता चाहती है कि साफ छवि के, जिनके कैरेक्टर के ऊपर कोई दाग ना हो, ऐसे उम्मीदवार उन्हें मिलने चाहिए। जिस बात से मैं सहमति जता रहा हूं, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो चुनकर आए हैं। वो चुनकर आए हैं मतलब वो लोगों के पसंदीदा भी रहे होंगे, किसी भी राजनीतिक पार्टी से क्यों ना आते हों। वो बात कहाँ पर ये आ रही है कि हम इंडिविजुअल तौर पर अपनी तरफ से एनालाइज नहीं कर सकते कि किसके ऊपर किस तरीके का केस बनता है। लेकिन अगर आपने जो बात करी है कोई राजनीतिक बात नहीं है, ये एक सामाजिक बात हो रही है कि हाँ, क्या ऐसे लोगों को राजनीति में टिकट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो ये कोई भी राजनीतिक पार्टी क्यों ना, हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है कि हम एक साफ छवि के लोगों को राजनीतिक रूप से जनता के बीच में ले जाना चाहते हैं। ये हमारा स्टैंड है, बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन अगर किसी के ऊपर इस तरीके के एलिगेशन हैं तो एलिगेशन को भी जानना बहुत जरूरी है कि क्या वो एलिगेशन। चलिए जेटली साहब, मैं आऊंगा आपके पास और बाकी खास मेहमानों से भी कुछ सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन जब लौटेंगे तो बुनियादी सवाल ये है कि गुजरात का नोटा क्या ये नहीं कहता कि मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब खुद राजनीतिक वर्ग को ईमानदारी से पूछना। तो आज इंडिया बोले में बात नोटा की। नोटा यानी नन ऑफ द एबव। आप वोट डालने जाएं लेकिन किसी भी नेता को ना चुनें, सिर्फ अपनी नाराजगी जाहिर करके आएं। इसका क्या कुछ मतलब है, इसी पर आज हम इंडिया बोले में बात कर रहे हैं और संदर्भ है गुजरात का विधानसभा चुनाव। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। क्या पॉलिटिकल सिस्टम से नाराजगी बढ़ रही है जनता की? गुजरात चुनाव में नोटा की कामयाबी का मतलब क्या है? इसको समझने के लिए सबसे पहले गुजरात चुनाव के नतीजों पर गौर करते हैं। जानकारों के मुताबिक गुजरात के करीब 2 दर्जन सीटों में नोटा को जीत के अंतर से अधिक वोट मिले। मसलन गोधरा में बीजेपी उम्मीदवार को केवल 258 वोटों से जीत मिली, जबकि वहां नोटा को 3050 वोट मिले। ढोलका सीट पर बीजेपी उम्मीदवार केवल 327 वोट से जीत सका, जबकि वहां नोटा की झोली में 2347 वोट आए। आंकड़ों से यही लगता है कि ऐसे लोगों की तादाद बढ़ रही है जो अभी पार्टियों से नाराज हैं। लेकिन फिलहाल नियम यही है कि नोटा को कितने भी वोट मिले, नतीजों पर फर्क नहीं पड़ेगा। जानकारों ने नोटा को ज्यादा वोट मिलने पर चुनाव फिर से करवाने का सुझाव दिया है। ये भी सुझाव है कि ऐसे क्षेत्र के उम्मीदवारों को निश्चित वक्त के लिए चुनाव अयोग्य ठहराया जाए। लेकिन समस्या ये नहीं है कि इस तरह का कोई प्रावधान संसदीय दलों की आम सहमति के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करना पड़ेगा। नोटा का विकल्प दिया जाना वैसे भी राजनीतिक दलों को रास नहीं आया था, फिर वे कानून में ऐसा संशोधन करने को खुद क्यों तैयार होंगे? टीम न्यूज़ नेशन। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मनिंदर ठाकुर जी, आपसे समझने की कोशिश करूंगा। बिहार, गुजरात और इस तरीके के तमाम राज्य जहां पर नोटा का इस्तेमाल लगातार बढ़ता दिख रहा है, आपको लगता है कि राजनीतिक व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसके लिए हमारे माननीयों को ईमानदारी से सोचना होगा? मुझे बिल्कुल लगता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ऑलरेडी क्राइसिस में हैं। आप देखिए कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में एंट्री करने का क्या तरीका है। कोई आम आदमी यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाना भी चाहता है तो उसका कोई ऐसा सिंपल सा तरीका नहीं है। या तो फैमिली रिलेशनशिप हो, या पैसे आपके पास हों, या फिर आप किसी मातृ संस्था से जुड़े हुए हों। यानी कि सिटीजनशिप, जो सिटीजन का राइट है पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का, वही सही ढंग से नहीं मिल रहा है जी। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्राइसिस होना लाजमी है। नोटा एक तरह से पॉलिटिकल पार्टी के इंस्टीट्यूशन के क्राइसिस को दिखाता है। और बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि यदि एक सर्टेन परसेंटेज से ज़्यादा नोटा हो तो निश्चित रूप से उस इलेक्शन को दोबारा वहाँ करवाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इन तमाम सुझावों पर भी बात करेंगे, लेकिन जेटली साहब से भी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। जेटली साहब, बुनियादी सवाल आपसे ये कि अगर गुजरात में इस बार मतदान का प्रतिशत भी अपेक्षाकृत कम रहता है और नोटा का इस्तेमाल अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है, क्या आपको नहीं लगता कि वाकई आत्ममंथन की ज़रूरत है? ईमानदारी से बताइएगा।
हाँ देखिए, मेरे सामने स्क्रीन नहीं है तो मैं नहीं समझ पा रहा था कि अभी जिन्होंने बात रखी उस बात के बिल्कुल विपरीत हमारी परिस्थितियां हैं। जैसा उन्होंने कहा कि जिसके पास बैकग्राउंड नहीं है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, पैसा नहीं है, वो राजनीति में नहीं आ सकता। लेकिन आप ये देखिए, माननीय प्रधानमंत्री से लेकर विभिन्न प्रदेशों के अंदर हमारे मुख्यमंत्री, ना तो जिनके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी थी, ना उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, लेकिन आज वो कितने सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं। तो ये प्रथा तो खैर खत्म हुई है। हाँ, वो प्रथा कहीं और चलती होगी, लेकिन आपने ईमानदारी की बात कही तो मैं जरूर कहूँगा कि हाँ, ये मंथन की जरूरत है कि अगर चुनाव के अंदर वोट परसेंटेज कम हुई है तो उसकी वजहें क्या रही हैं। अगर कोई प्रदेश अपनी दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसमें तीसरी तरफ से दूसरे तरीके के अटैक होते हैं, तो वहाँ के लोगों में किस तरीके की डिस्टर्बेंस आती है, किस तरीके की उनकी सोच बदलती है, क्यों वो वोट देने के लिए नहीं जाते हैं, ये मंथन की जरूरत है और इसके ऊपर मंथन करना भी चाहिए। हम गुजरात के जो रिजल्ट आए हैं जिसमें वोट परसेंटेज घटी है, या यूथ में जो आपने बात कही नोटा के तहत उन्होंने वोट किया है, इस बात को भी समझना जरूरी है कि वो किस तरीके से गुमराह होकर ये कदम उठाया उन्होंने, क्योंकि उनका स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। एक संवृत प्रदेश के अंदर अगर कोई वोटिंग करेगा तो वो उस सरकार को वोट करेगा या उस जेटली साहब यहाँ पर अगर विपक्ष के नेता होते तो उनके अपने तर्क होते नोटा के संदर्भ में, वो इस वक्त नहीं है। हम राजनीतिक चर्चा भी ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच युवा पीढ़ी क्या सोचती है नोटा के संदर्भ में, और तमाम लोगों से, सिस्टम से जुड़े लोगों से उनके मन में क्या सवाल हैं, ये एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जी सर, मेरा सवाल जेटली साहब से ही है कि जब आपको पता है कि साफ छवि वाले लोगों को जनता चाहती है, तो आप क्यों 46 लोगों को, दागी लोगों को टिकट दे देते हैं और हमें क्यों मजबूर करते हैं कि हमें नोटा का बटन दबाना पड़े? ठीक है जी। जब हमारे राजनीति पर नोटा का कोई असर नहीं है तो फिर नोटा का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? ठीक है, ये एक बुनियादी सवाल। जेटली साहब किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि देश की जनता को गुमराह बोल रहे हैं? अगर हम गुजरात की बात करें तो कहीं ना कहीं 22 साल इनकी सरकार थी, कहीं इनकी कमी मानी जाए? मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर, जब इतने दागी विधायक रहते हैं तो उन्हें कांग्रेस हुई चाहे बीजेपी हुई, ऐसी पार्टियाँ उनको सीट क्यों नहीं देती? उनके बैकग्राउंड को क्यों नहीं देख के फिर उन्हें टिकट दिया? पहले क्यों नहीं मनता? और इसलिए सर, हमारी सरकार सही से काम ही नहीं करती है, इसीलिए नोटे के वोट जो है बढ़ते जा रहे हैं। चलिए आता, क्या वो इलेक्शंस रद्द नहीं होने चाहिए जिसमें नोटा सेकंड या थर्ड पोजीशन पे आया हो? क्योंकि इससे पहले एक बाईपोल में भी नोटा सेकंड पे था, एक यूनिवर्सिटी के उसमें नोटा सेकंड पोजीशन था, एक पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा उसे वोट मिला था। तो क्या वो इलेक्शंस रद्द नहीं होने चाहिए, दोबारा नहीं होने चाहिए? नोटा का भविष्य क्या? राजनीतिक दलों को बाहुबल और धनबल वाले शख्स को टिकट ना देके ऐसे शख्स को टिकट देना चाहिए जो जनता के लिए काम करे। ठीक है, सारी जिम्मेदारी राजनीतिक क्यों नहीं हम उस उम्मीदवार को टिकट दे जो जिससे नोटा का वोट किसी दल को मिले। जो इतने बड़े दावे करते हैं, अगर दावे करते हैं और समाज सेवी हैं तो फिर ये 5.5 लाख वोट नोटा पे क्यों गए? ठीक है, यानी कहीं ना कहीं मंथन की जरूरत नेताओं को भी है। जेटली साहब, मैं आपके पास भी आऊँगा, लेकिन उर्मिलेश जी, क्या आपको लगता है कि नोटा अब एक ऐसी ताकत है कि कम से कम आप किसी पर दबाव डालकर उसको जबरन ये नहीं कह सकते कि वोट डाल के आओ, क्योंकि वो वहाँ जाकर क्या करने वाला है इसके बारे में आपको भी नहीं पता? बिल्कुल, और ये तो है, लेकिन इससे जो ज़्यादा बेसिक सवाल है अनुराग की, जो मनिंद्र जी कह रहे थे कि देखिए हमारे यहाँ आर्थिक सुधार हो जाता है, हमारे यहाँ प्रशासन में भी सुधार हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन भारत एक ऐसा मुल्क है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया की, अपने आप को ब्रह्मांड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का हम दावा कर रहे हैं, लेकिन हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर सबसे कम ध्यान दिया है 47 के बाद से। जो बड़े कुछ सुधार तथा कथित हुए हैं वो मशीनी ढंग के हुए हैं, जैसे हमने बैलेट की जगह ईवीएम ला दिया। लेकिन आप बताइए कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में, जहां समाज में इतनी विविधता है, क्या हमने अपनी डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बनाया है? चुनाव सुधार पर आकर बात अटक जाती है और तारकुंडे समिति से लेकर इतिहास शुरू होता है तमाम चुनाव सुधार की प्रक्रिया का। उन तमाम सिफारिशों का हुआ क्या अब तक, जिसमें लॉ कमीशन भी आता है, चुनाव आयोग भी आता है, अदालती आदेश भी आते हैं? वो स्टैंडिंग कमेटी तक ही सीमित हो जाती है, उसके बाद थोड़ा बहुत पब्लिक डोमेन में डाल के रख जाती है, और पब्लिक के ओपिनियन कलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर कुछ एफर्ट्स भी नहीं हो रहा है, और पॉलिटिकल विल यहाँ पर देखेंगे तो ज़ीरो है। अगर नोटा का प्रभाव बेमानी है तो फिर नोटा की ज़रूरत क्या है, सवाल इसको भी लेकर खड़ा होगा। आपको लगता है कि बदलते वक्त में नोटा पर नए सिरे से विचार किए जाने की ज़रूरत है, बिहार, गुजरात और इस तरीके के बाकी तमाम राज्यों को ध्यान में रखते हुए? नोटा पर केवल विचार करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि नोटा को मजबूत करने की ज़रूरत है। जो कह रही थी लक्ष्मी जी की, उसे टीथ देने की ज़रूरत है। नोटा में यदि ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोट आता है तो उस चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए, और ये काम पॉलिटिकल पार्टीज नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगे आपके हिसाब से? मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टी, मैंने पहले भी कहा कि जिस वर्ग का पॉलिटिकल क्लास बना हुआ है उस वर्ग का इंटरेस्ट इसमें नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ अभी कॉर्पोरेट हाउसेस की तरह
बहुत सही कहा इन्होंने अभी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर इंडियन डेमोक्रेसी को पहले हमने पॉलिटिकल पार्टीज में रिड्यूस किया, अब वो आला कमान पर रिड्यूस हो गया है। जी जेटली साहब, आला कमान क्यों इसमें इंटरेस्टेड हो गए? जेटली साहब बताइएगा क्या, जरा ये सिर्फ बीजेपी के लिए सवाल नहीं है, पूरे राजनीतिक वर्ग के लिए सवाल है। क्या आपकी प्राथमिकता में कहीं राजनीतिक सुधार, चुनाव सुधार जैसे जरूरी मुद्दे होते हैं क्या? देखिए, जितनी भी आपकी अभी तक डिस्कशन हुई है, डिबेट हुई है, उसमें नोटा के ऊपर जब भी बात करी गई और कोई प्रश्न उठाया गया नोटा क्यों लोग इस्तेमाल करते हैं, तो बार बार एक ही बात आ रही थी, क्योंकि कॉर्पोरेट हाउसेस की बात आ रही है और जो नेतृत्व है वो डिसाइडेड होता है और इस बारे में चर्चा हो रही है। लेकिन अगर आप बिल्कुल हम खुले तौर पर बोलना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की खुली किताब है, पूरा नेतृत्व ऊपर से लेकर नीचे तक देखेंगे तो ऐसा कोई भी मापदंड उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता जिसके तहत नोटा मजबूत होता हो। हर कोई ऐसा व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री लीजिए, चाहे मुख्यमंत्री लीजिए, चाहे दूसरे मंत्री लीजिए, किसी का भी बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं रहा, कोई भी फाइनेंशियली साउंड नहीं रहा। आप 115 से 99 पर आए, उसमें नोटा की भी भूमिका है, तो हो सकता है जो ऐसे में सवाल ये कि क्यों आप चाहेंगे कि नोटा मजबूत हो? नहीं, बिल्कुल आप ये बात कह रहे हैं नोटा मजबूत हो, हम ये कह रहे हैं कि नोटा की नौबत ही ना आए। आपको एक साफ छवि वाला नेता जनता के बीच में उतारे तो सुविधाजनक जवाब है अपने हिसाब से, लेकिन इन सबके बीच में वजहों से लोग नोटा की तरफ जा रहे हैं। इन सबके बीच में उर्मिलेश जी, क्या आपको लगता है कि 2017 में एक बार फिर नए सिरे से राइट टू रिकॉल पर भी चर्चा होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और अभी जो जेटली साहब कह रहे थे, मैं सिर्फ एक लाइन और जोड़ूंगा, फिर आऊँगा आपके सवाल पर कि देखिए, हम जब इन बच्चों के उम्र के थे तो हमारे देश में A.K. रॉय जैसे नेता, बहुत सारे, मैं एक नाम नहीं ले रहा हूँ, असंख्य, रंगा साहब, तमाम तरह के लोग ऐसे नेता थे, इवन वाजपेयी जी, आई मीन जो कार्यकर्ता थे और कार्यकर्ता से नेता बने थे और चुनाव में बहुत कम खर्च करके। आज तो नगर निगम का, पंचायत का चुनाव हो रहा है, लाखों रुपया खर्च हो रहा है, बड़ी गाड़ियां दौड़ रही हैं, इतनी पेट्रोल, इतने डीजल खर्च हो रहे हैं। आप कहते हैं डेमोक्रेसी है, मैं कहता हूं कि डेमोक्रेसी का ये डिस्टॉर्शन है। और आपके यहाँ जब तक आदमी धनी नहीं है, पार्टी तंत्र में उसकी घुसपैठ नहीं है, वो चुनाव ही नहीं लड़ सकता। आज A.K. राय जैसा एक सांसद आप बताइए, बहुत कम मिलेंगे आपको, बहुत कम मिलेंगे। पहले पार्लियामेंट में हम भी कवर करते रहे, इतने वर्ष कवर किए। पहले पार्लियामेंट में लोग बसों से जाते थे, DTC की बसें अंदर जाती थीं, छोटी गाड़ियों में जाते थे। आज हमारे देश की महान पार्लियामेंट में बड़ी बड़ी विशाल गाड़ियां देखने को मिलती हैं, जो दिल्ली और मुंबई की सड़कों पर देख करके लोग चौंक जाएंगे। आई मीन, एक बार जो युवा पीढ़ी है, एक बार उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि चुनाव सुधार को लेकर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ईमानदार नहीं है? कोई नहीं चाहेगा कि चुनाव सुधार हो, कोई नेता नहीं चाहता कि चुनाव सुधार हो। हाथ खड़ा करके अगर आप बताएं। जेटली साहब, अगर आप देख सकें इन हाथों को तो आपको संदेश समझ में आएगा कि लोग सीधा सवाल राजनीतिक वर्ग पर कर रहे हैं। लेकिन लक्ष्मी श्रीराम, बहुत संक्षेप में आपसे, किस तरीके के हालात बदले जाने की जरूरत आपके हिसाब से, सुझाव क्या आपके द्वारा? नोटा को एक मजबूत करना चाहिए, जैसे पिटीशन में दिया है। नोटा अगर नंबर 1 पोजीशन में है तो ऑब्वियसली उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन रद्द होनी चाहिए। और जब तक एक फाइनल कैंडिडेट 50% प्लस 1 वोट से नहीं जीतता है, तब तक वो इलेक्शन फाइनल नहीं माना जाना चाहिए। नंबर 2, पॉलिटिकल पार्टी, जैसे मैंने बोला था, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। उम्मीदवारों जिनके ऊपर गंभीर मामले हैं उनको टिकट नहीं देना चाहिए। ये नहीं कि उनके ऊपर छोटे मोटे मामले हैं, कोर्ट ने कॉग्निसेंस लिया है, उसका मतलब FIR फाइल होने के बाद चार्जशीट फाइल हुआ है, उसके बाद कोर्ट ने कॉग्निसेंस लिया है, तो ये छोटे मोटा काम वो नहीं है। मनिंदर तो ठाकुर, ये 2 चीजें बीजेपी 99 पर सिमट गई और कांग्रेस का 22 साल बाद सत्ता पर आने का सपना अधूरा रह गया और उसमें नोटा की अहम भूमिका है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी नहीं, बाकी राजनीतिक दल भी नोटा की जो उभरती चुनौती है, इस पर ईमानदार मंथन कम से कम कमरे के भीतर जरूर करेंगे? उनको बिल्कुल करना चाहिए और पब्लिक डिबेट इसके ऊपर होना चाहिए। और जो जेटली साहब कह रहे हैं कि हम ऐसा कैंडिडेट देंगे ताकि नोटा ना हो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यदि नोटा हो जाए तो क्या करना चाहिए? इस पर जेटली साहब को अपना पोजीशन क्लियर करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, वो कह रहे हैं कि हम ऐसी नौबत ही नहीं आने देंगे। नहीं, नौबत आ जाए, इसमें क्या दिक्कत है? यदि उनको ये एक्सेप्ट कर ले, वो यदि ऐसी नौबत आ जैसे लक्ष्मी जी कह रही हैं, तो वैसी हालत में इस इलेक्शन को रद्द किया जाना चाहिए। ये पोजीशन पार्टी को लेनी चाहिए। और इस सवाल का जवाब सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस को ही नहीं, बाकी तमाम राजनीतिक दलों को भी ईमानदारी से देना होगा, क्योंकि अगर वो जवाब नहीं खोजेंगे तो लगातार चुनाव में जनता उनको जवाब देती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी राय, अपना अनुभव दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।